हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम आज बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान की, जिसको टॉपिक यांत्रिकी। देखो, जो यांत्रिकी चैप्टर है, हमने पिछला मापन पढ़ाया था, ये यांत्रिकी है। एक बात याद रखना, यांत्रिकी और मापन से दोनों से एक या दो प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। ये लगभग 2 ऐसे सेशन बनेंगे और दोनों सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित होगा। हम जो आज लेके आए हैं, ये सेशन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या है। हम कार्य के मात्रक की बात कर रहे हैं। हमने जो पिछला सेशन लिया था मापन वाला, उसमें हमने ये प्रश्न दिया था। आइए देख लेते हैं। जब किसी कार्य को किया जाता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, या जूल को हम ऊर्जा के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब जूल क्यों? क्योंकि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसे हम जूल के रूप में व्यक्त करते हैं। अब आते ही वाट को हम विद्युत धारा के रूप में देखते हैं। वहीं पर जो न्यूटन है, ये न्यूटन बल किसका है? बल का मात्रक है। जबकि हम डाइन की बात कर रहे हैं कि जो डाइन है ये भी बल का मात्रक है, परंतु अंतर सिर्फ इतना है कि जो न्यूटन है ये एसआई मात्रक है। कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। जबकि डाइन सीजीएस पद्धति में आता है। किस पद्धति में आता है? सीजीएस पद्धति में आता है। और ये दोनों बल के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं? बल के मात्रक हैं। याद रहेगा। आइए चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। यहाँ पर ल्यूमेन की बात की जा रही है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। याद रखना, जब भी हम ल्यूमेन शब्द का प्रयोग करेंगे और जब कभी भी आ जाए कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो हमेशा ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक रहेगा। किसका रहेगा? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। हम वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है, इसका कार्य सिद्धांत क्या है। जब कोई भी मशीन या कोई भी वस्तु, इसे ऐसा समझ लो, मान लो कि ये कोई एक वस्तु है, इसमें हमने कोई वस्तु डाली है, ठीक, जैसे ये वॉशिंग मशीन मान लो, और इसमें हमने एक वस्तु डाली है। अब जब मशीन को चलाते हैं तो देखो, मान लो केंद्र ये है, ठीक, परंतु जब मशीन चलना शुरू होती तो इसके अंदर जो वस्तु होता है वो कुछ इस तरीके से चलना शुरू होता है। अर्थात ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि वस्तु केंद्र से दूर की ओर जा रही है। एक बात याद रखना, जब कोई वस्तु केंद्र की ओर गति करती है तो उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। परंतु जब कोई वस्तु केंद्र से दूरी की ओर जाती है तो उसे हम अपकेंद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रण या अपकेंद्रीय बल कहते हैं। बस इतना सा अंतर होता है, और ये बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। याद रहे कि जब कोई वस्तु केंद्र से दूरी अपनाती है तो हम उसे अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रण बल कहते हैं। वहीं पर जब कोई वस्तु केंद्र की ओर गति करती है, अर्थात केंद्र की तरफ उन्मुख होती है, तो हम उसे अभिकेंद्रीय कहते हैं। याद रहेगा। जैसे पंखा है, वॉशिंग मशीन है, ये चीज़ें केंद्र से दूर हटती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण बल या अपकेंद्रीय बल बोला जाता है। वहीं पर जैसे साइक्लोन वगैरह, टॉर्नेडो है, या फिर जो भूमि के ऊपर बाउंडर उठता है, कुछ है इस तरीके से उठता है वो, एक मिनट, ऐसे करके ऊपर की ओर उठता है। परंतु नीचे जब ऊपर उठता है तो वायु जितनी ठंडी होती जाती है उतनी सकरी, मतलब हल्की होके पुनः वो नीचे की ओर प्रस्थान करती है। याद रहेगा। ठंडी होकर नीचे की ओर प्रस्थान करती है, जिससे वो केंद्र की ओर फिर आकर गति करती है और फिर ऊपर की ओर फोर्स को गति देता है। ये हमारा अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। याद रहेगा। जब कोई वस्तु केंद्र से दूर हटती है तो वो अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रण होगा, परंतु जब केंद्र की ओर उन्मुख करती है तो अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रण कहलाएगा। याद रहेगा। आइए चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित
कौन सी राशि सदिश नहीं है। यहाँ पर सदिश राशि की बात हो रही कि कौन सी राशि ऐसी है जो सदिश नहीं होती। देखो, भौतिक विज्ञान में राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। ये हैं, एक सदिश होगी, कौन सी सदिश होती है, और दूसरी अदिश होती है। याद रहेगा, सदिश में ऐसी राशियां होती हैं जैसे सदिश की राशियां समवेग, एक मिनट, जिन राशियों की दिशा का निर्धारण होता है उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। कैसी? जिनकी दिशा निर्धारित होती है, यानी दिशा युक्त राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, वेग का क्या होता है? उसकी एक दिशा निर्धारित होती है। संवेग, इसकी भी दिशा निर्धारित होती है। विस्थापन, विस्थापन की भी होती है कि हम कोई भी वस्तु किधर को विस्थापित कर रहे हैं। जबकि अन्य है त्वरण, आवेग आदि। क्या है? त्वरण, त्वरण, आवेग आदि। ये क्या है? सभी सदिश राशियां हैं, अर्थात इन सभी की दिशा निर्धारित होती है, इसलिए हम इन्हें सदिश राशियां कहते हैं। वहीं पर अदिश राशियां होती हैं, जैसे कार्य, कार्य किया जाता है, ना कि कोई कार्य की दिशा निर्धारित होती है, इसलिए कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। ऊर्जा, क्या ऊर्जा के लिए कोई दिशा निर्धारित की जा सकती है? नहीं ना, इसलिए ऊर्जा क्या होगा? एक अदिश राशि है। दाब, दाब के लिए क्या किसी प्रकार की दिशा निर्धारित की जाती है? दाब तो किधर से भी किधर को लग सकता है। ऊर्जा, जब मान लो कोई भी विस्फोट होता है जिससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो चारों तरफ फैलती है, ना कि किसी एक दिशा में। कार्य, कार्य के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो भी चारों तरफ फैलती है, जबकि कार्य करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात यहाँ पर कर रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। यहाँ पर सदिश राशि की बात की जा रही है कि सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो हमने अभी आपको बताया कि विस्थापन, विस्थापन है, वेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग आदि सदिश राशियां हैं। अब यहाँ देखो, विस्थापन भी दिया हुआ है, वेग भी दिया हुआ है, बल भी दिया हुआ है, आयतन है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर बल हमने नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? बल, बल, बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई दिशा निर्धारित होती है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? आयतन। ठीक, आयतन एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। बाकी विस्थापन, वेग, बल और क्या है ये सदिश राशियां हैं। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त की जाती है। यहाँ पर वेग और संवेग के अनुपात की बात की जा रही है। सूत्र होता है संवेग बराबर, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात में, देखो संवेग ये है, वेग, इनके अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो क्या होती है। अगर हम वेग इधर ले आए, बटे में कर दें, इधर क्या बचता है? द्रव्यमान। अर्थात हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है द्रव्यमान। याद रहेगा, इसका उत्तर क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर संवेग बटे वेग होता है। याद रहेगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है बल गुणनफल है। सबसे पहले बल देख लेते हैं कि बल क्या होता है। दरअसल बल धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित करते हैं। ठीक, मान लो कि कोई भी ये वस्तु रखी हुई है, ठीक, हम यहाँ खड़े हैं और अपने हाथों के द्वारा इस पर धक्का दे रहे हैं, इससे हम खिंचाव कर रहे हैं, तो ये यहाँ से बढ़कर इधर आ गई। ये क्या हुआ? बल। अब मैंने अभी कहा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आरोपित कर रहे हैं। ये वस्तु है, दूसरी वस्तु ये है, या फिर ये वस्तु है और ये धरातल, इसे भी हम वस्तु मान लेते हैं। जब हम हाथों से इस पर प्रतिरोध करेंगे या इस पर जब धक्का इसको लगाएंगे तो ये इस पर घर्षण करके कुछ आगे बढ़ेगी, इसे ही हम क्या कह रहे हैं? बल। तो बल जो होता है इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान
गुणे त्वरण। याद रहेगा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यहाँ पर बल का गुणनफल होगा द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि ऊर्जा का संरक्षण का आशय क्या है। देखो, कोई भी वस्तु या कोई भी प्रकार की ऊर्जा का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। अभी तक विज्ञान में कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं आई है कि ऊर्जा का संरक्षण कर सके, मतलब सृजन की कर सके या उसका विनाश कर सके। सिर्फ एक और एक चीज़ होती है कि ऊर्जा, पहली बात तो नेचुरल होती है। कैसी होती है, नेचुरल होती है। और दूसरी बात आती है, जो ऊर्जा है इसका हम सिर्फ संरक्षण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, अर्थात उस ऊर्जा का हम उपयोग किसी न किसी माध्यम में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न का। यहाँ कह रहा है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। जी नहीं, ऊर्जा का मैंने अभी बताया ना ही इसका सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। इसका मतलब ये नहीं है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ऊर्जा का सृजन नहीं कर सकते, उसे उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वतः होती है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, परंतु विनाश संभव है। ना ही हम सृजन कर सकते हैं ना ही हम उसका विनाश कर सकते हैं। बचता क्या है, चौथा कह रहा है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। जी हाँ, ऊर्जा का ना ही हम सृजन कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर दा। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है। याद रहे, ये वनडे के लिए बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है। ठीक, प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है। इसका कारण सिर्फ एक है कि जड़त्व का, मतलब स्थिरता का जड़त्व। देखो, जब हम ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, जो हमारे पैर कमर से पैर तक है, ये हमारा स्थिर होता है, उसके साथ घर्षण या गति करने के लिए तत्पर होता है। मान लो ट्रेन, हम, ये डिब्बा है, ये सीट है, मान लो, ठीक है, ये दीवार है, ये सीट है, ये सीट बनी हुई है, हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये कमर रख के पैर रखे हुए हैं। अचानक जब ट्रेन आगे या पीछे की ओर चलेगी तो हमारा जो अधर शरीर है या फिर कमर से नीचे का भाग है, ये ट्रेन के साथ साथ गति करने में सक्षम होता है, परंतु जो ऊपर का शरीर होता है ये इसका विरोध करता है और इसी कारण हमारा सर पीछे की ओर अचानक झुक जाता है। इसे हम स्थिरता का जड़त्व कहते हैं। ये न्यूटन का एक नियम है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। एक बात याद रखना, देखो, गाड़ियां चलती हैं या व्यक्ति चलता है, ये तभी संभव है जब उसे घर्षण प्राप्त होता है। जितना अधिक घर्षण होगा उतना बेहतर चलने में आसानी मिलेगी। याद रखना, गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा तो व्यक्ति चल नहीं पाएगा। चलने के लिए आवश्यक होता है, आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है घर्षण। किसकी आवश्यकता है, घर्षण की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं जो टायर होते हैं जब घिस जाते हैं तो इसे बदलवा दिया जाता है, पाइप वगैरह के टायर। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो गोटियां होती हैं उनके द्वारा जो स्पेस होता है, जब सड़क पर चलता है तो जो घर्षण उत्पन्न जितना चाहिए उतना घर्षण नहीं मिल पाता। इस बदौलत क्या होता है, वो चल नहीं पाते। यही चीज़ यहाँ पर है, जब व्यक्ति चलता है बर्फ सपाट होती है और उसके जो घर्षण की क्षमता होती है वो नगण्य होती है, अर्थात जीरो के बराबर होती है या जीरो समतुल्य होती है। इसी कारण व्यक्ति बर्फ पे नहीं चल सकता। तो पहली बात, बर्फ सड़क से सख्त होती है, इसका ये गलत है। सख्त नहीं होती है, अपितु उसमें घर्षण नहीं होता। क्या नहीं होता है, घर्षण नहीं होता है। अगला है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, नहीं, सड़क में घर्षण अधिक होता है। क्या होता है, सड़क में घर्षण होता है। बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ के प्रतिक्रिया से कोई मतलब नहीं है, ना ही सड़क कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती है ना ही बर्फ। यहाँ पर बात हो रही है चलने की, तो चलने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, घर्षण। तो चौथे में ऑप्शन है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सॉरी, यहाँ काम लिखा है, ये कम होगा, घर्षण कम होता है। जी हाँ, बर्फ में घर्षण कम या नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। इसी कारण व्यक्ति सड़क पर आराम से चल लेता है, वहीं पर बर्फ पर नहीं चल पाता। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। वह तराजू है, इसके ऊपर खड़ा हुआ है, वह गहरी सांस अंदर लेता है, तो तराजू की रीडिंग कैसी होगी। याद रखना, कोई भी व्यक्ति जब
सांस लेगा, खुद अनुभूत करके देखो। जाहिर सी बात, जब सांस लोगे तो अपने शरीर को हल्का सा फुलाओगे। जब शरीर फूलता है तो वजन, जितना अंदर वायु आता है उतना ही वजन उसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फूली हुई वस्तु या खाली वस्तु दोनों ही समान होती हैं। जबकि फुलाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ बाहर का वातावरण, मतलब बाहर का आयतन लेगा, जगह लेगा, जिससे क्या होगा, वायु दाब के कारण थोड़ा सा वजन उसका कम पड़ जाएगा। तो जितनी हम अंदर लेंगे उतना ही हम अपने वजन को लॉस कर देंगे। वहीं पर जब हम छोड़ते हैं तो भी यही प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि जो जितना शरीर फूला होगा उसे हम सिकोड़ देंगे। इससे क्या होगा, जो नीचे से पहली बात तो गुरुत्वाकर्षण वो गतिरोध करेगा, दूसरा बाहर का वातावरण है वो दबाव डालेगा, और निकली हुई वायु के बराबर तुमको उतनी ही वजन प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो इससे क्या होगा, पहले कह रहा है कि गहरी सांस अंदर लेता तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? क्या बढ़ेगी? नहीं। घटेगी? नहीं। सांस लेने पर या सांस छोड़ने पर दोनों ही परिस्थितियों में हमारी रीडिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तराजू के रीडिंग पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? याद रहे, यहाँ पर 1969, 71, 83 और 91 दिया हुआ है। ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ये चारों ऑप्शन गलत हैं। हमारा उत्तर होगा 1960। क्यों 1960 क्यों होगा? दरअसल जब किसी प्रकार का मात्रक अगर ये नहीं दिया हुआ है कि कौन सी MKS पूछ रहा है, CGS पूछ रहा है, FPS पूछ रहा है या SI पद्धति पूछ रहा है, तो हम ऐसे स्थिति में हम SI माध्यम को बताते हैं। किसको बताते हैं? SI माध्यम को बताते हैं। SI माध्यम को 1960 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था और वर्तमान में SI पद्धति को ही या SI मानक को ही अपनाया जाता है। याद रहेगा, हमारा उत्तर क्या होगा? 1960। अगला प्रश्न कह रहा है SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? किसकी इकाई पूछ रहा है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? यहाँ पर वाट है, डायोप्टर है, ऑप्टर है, मीटर है। वाट विद्युत धारा के लिए है, मीटर हमारा दूरी के लिए, किलोमीटर दूरी मतलब जिस हिसाब से हो, किलोमीटर, मीटर, मैनोमीटर। ऑप्टर कुछ नहीं है, जबकि डायोप्टर लेंस के शक्ति की इकाई है। याद रहेगा, लेंस के शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। हमारा उत्तर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी झूला झूल रही है। अचानक अगर वो खड़ी हो जाती तो उसका दोलन का आवर्तकाल क्या होता? जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये पेंडुलम है, या दोलन करने के लिए कोई भी वस्तु है, ये क्या करता है, कभी इधर आता है तो कभी इधर जाता है। परंतु जब इसके ऊपर हम कोई वजन रख देंगे अचानक से, तो क्या होगा, इसका जो दोलन की क्षमता जो यहाँ तक आ रही होगी, ये घट के यहीं रह जाएगी और इधर की इधर घटने लगेगी। तो इससे क्या होगा कि जो आवर्तकाल होता है ये कम पड़ जाता है। लड़की जब तक बैठी है तब तक वो अपनी सामान्य अवस्था में है, जितना वो उसे दोलन करना है वो उतना करती रहेगी। परंतु जब वो खड़ी होती है तो उसकी वजह से जो वजन होता है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो आवर्तकाल होता है वो कम पड़ जाएगा। हमारा उत्तर क्या होगा? ये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखो, उसी से मिला जुला ये भी एक प्रश्न है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है, हमने अभी आपको बताया था कि जैसे कोई भी वस्तु जो पेंडुलम है, अगर हम उस पर किसी भी प्रकार का बाह्य दाब लगा देंगे अचानक, उससे उसका जो आवर्तकाल होता है वो क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर है। जब कोई मेज गोल घूम रही है, अचानक आके एक लड़का बैठ गया, तो इससे उसका भार बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसके घूर्णन गति में भी अंतर आ जाएगा। इसका उत्तर क्या है? ए, अर्थात कोणीय वेग कम हो जाएगा। याद रहेगा। अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बराबर पूछे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। यहाँ कह रहा है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को, किसकी बात कर रहा है? वेग को दोगुना कर दिया जाए, नहीं यानी वेग है इस, मान लो x है और इसे 2x कर दिया जाए, तो उसकी या उसका
क्या होगा? यहाँ पर त्वरण की बात कर रहा है, क्या त्वरण दुगुना हो जाएगा? नहीं, त्वरण कभी भी वस्तु के वेग को दुगुना करने से त्वरण दुगुना नहीं होता है। गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, भार 2 गुना हो जाएगा। भार वेग का गति बढ़ाने से या वेग को दुगुना करने से भार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ पर आती है एक चीज़ याद रखना कि जो गतिज ऊर्जा होती है वेग के 2 गुने होती है। क्या होती है? वेग के 2 गुने होती है, अर्थात वेग बराबर 2 इंटू गतिज ऊर्जा होती है। अब जब हम वेग को दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। याद रहेगा कि जब हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो वेग, अगर हम वेग को दोगुना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा को हम आधा कर रहे हैं तो वेग 2 गुना रह जाएगा। याद रहेगा। हमारा आज का ये सेशन यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।